महाराष्ट्र विकास की दौड़ में भारत देश को विश्व स्तर पर सबसे आगे रखने वाला एक महाराज्य। विशाल समुद्र, मनोहर पर्वतमाला, उन पर गर्व से खड़े किले, प्राचीन शिल्पकलाओं से युक्त गुफाएं और भरपूर निसर्ग सौंदर्य से भरा ये महाराष्ट्र राज्य। लेकिन इतने निसर्ग सौंदर्य से युक्त ये महाराष्ट्र अपनी खेती और किसानों के हितों का ख्याल नहीं रख पाया। इसका ज्वलंत उदाहरण है विदर्भ प्रांत में बड़े पैमाने पर होने वाली किसानों की आत्महत्या। वैसे विदर्भ का जिक्र आता है तो नजर आते हैं दूर क्षितिज तक फैले खेत और उनमें लहलहाती कपास सोयाबीन की फसल। लेकिन फिर भी किसानों द्वारा आत्महत्या की जा रही है। पिछले 40-45 सालों से हमने आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाया है। इससे रसायनों का इस्तेमाल बढ़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी साधन हमें बाहर से खरीदने पड़ते हैं। बीज बाहर से लेने पड़ते हैं, रासायनिक खाद औषधि बाहर से आती है। इन सब के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है और खेती वर्षा पर निर्भर होने के कारण मानसून के मिजाज बदलने पर समय पर वर्षा अगर नहीं हुई तो फसल के अभाव में वे कर्ज लौटा नहीं पाते और कर्ज बढ़ने से आत्महत्या बढ़ती गई। आधुनिक कृषि पद्धति से खेती और किसानों का तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन रासायनिक खाद के उपयोग और कीटनाशकों से युक्त अनाज के सेवन से स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर होने लगा है। जब बारिश होती है तो बरसात के पानी के साथ साथ बहकर रासायनिक खाद जमीन के अंदर के पानी के स्रोत, तालाब और नदियों में मिल जाते हैं और पानी को दूषित कर देता है। और वो इतना ज्यादा दूषित हो जाते हैं कि पानी पीने के योग्य नहीं रह जाता। कीटनाशक फसलों के कीड़ों को मारने के लिए हैं, लेकिन उनका कुछ अंश फसलों में ही रह जाता है और वो अनाज के साथ हमारे पेट में जाता है और शरीर की चर्बी में जमा हो जाता है और इसका स्वास्थ्य पर घातक परिणाम होता है। इन सभी समस्याओं से अपनी फसलों और किसानों को बचाने के लिए ग्रामीण समस्या के प्रति संवेदनशील एक ज्येष्ठ वनस्पति विज्ञानी डॉक्टर तारक काटे ने अन्य ध्येयवादी विज्ञानियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर धरा मित्र नामक एक संस्था की स्थापना की। हमने क्या किया, ग्राम स्तर पर अभ्यास गुट बनाए, किसान स्वाध्याय मंडल, हर एक गांव के 20-25 किसानों को चुना और फिर उनकी मदद से हमने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। गांव में हमने प्रेरक तैयार किए, ऐसे युवा किसान जो कृषि विकास में रुचि रखते हों। वे अपने गांव के 15-20 किसानों के दल का ख्याल रखेंगे और हमारी संस्था के विशेषज्ञ उनका मार्गदर्शन करेंगे। सहज सुलभ तकनीक द्वारा प्राकृतिक साधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर 7 सेवाभावी संस्थाओं की सहायता से पश्चिमी विदर्भ के 4 जिलों में कुल 4000 एकड़ जमीन पर शाश्वत सेंद्रीय खेती की तकनीक को अपनाया गया है। आत्महत्या कब होती है? जब मनुष्य अकेला पड़ जाता है, मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाता है और फिर वो आत्महत्या कर लेता है। लेकिन ये जो 25-30 लोगों का समूह है वो एक दूसरे को थामे हुए है और इसीलिए उन गाँव में एक भी आत्महत्या नहीं हुई है जहाँ हम काम। शाश्वत सेंद्रीय खेती पद्धति की इस योजना में जहां एक और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं ने सहयोग दिया, वहीं स्थानीय महिला बचत गट भी बड़े पैमाने पर इसमें जुड़ गए। लेकिन उन महिलाओं के साथ काम करते समय उनके स्वास्थ्य विषयक कई समस्याएं हमारे सामने आने लगी। उन समस्याओं के पीछे जो मुख्य कारण था वो आज संपूर्ण भारत की ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं की जड़ है और वो है कुपोषण से होने वाली खून की कमी, पंडु रोग अर्थात एनीमिया। हमारे देश में करीब 72% बच्चों में और 50% स्त्रियों में, विभिन्न वर्ग की स्त्रियों में, विशेष रूप से गरीब वर्ग की स्त्रियों में कुपोषण की मात्रा ज्यादा है। बुखार आता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, थकान महसूस होती है, चक्कर आते हैं, कमजोरी लगती है। अनीमिया यानी खून की कमी। हमारे खून में हीमोग्लोबिन का जो प्रमाण है वो साधारण रूप से पुरुषों में 13 से 15 ग्राम और स्त्रियों में 11 से 13 ग्राम होता है। जब ये प्रमाण कम हो जाता है तो हम उसे खून की कमी कहते हैं। यहाँ ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य हित की दृष्टि से धरा मित्र संस्था ने दूसरा महत्वपूर्ण कदम उठाया। इन महिलाओं के खून की जांच की गई और इस जांच में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं को लौहयुक्त गोलियां दी जाती हैं।
और हमारे यहाँ गर्भवती महिलाओं की संख्या के अनुसार जिला स्तर पर ये गोलियां उपलब्ध होती हैं, जिससे गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं को ये गोलियां दी जाती हैं। लेकिन आम जनता को हमेशा गोलियां देने के लिए हमारे पास गोलियां नहीं होती हैं। सरकार का दृष्टिकोण गोली देने का था और उसे असफल होते हमने देखा था। इसीलिए हमें लग रहा था आहार बदलना चाहिए, आहार में सुधार किया जाना चाहिए और आहार में खनिजों की मात्रा बढ़ानी चाहिए, और ऐसे खनिजों की जिनमें लौहत्व अधिक हो। और उनका एकमात्र उपाय था कि हरी सब्जियां खाने के साथ पेट में जानी चाहिए। समस्या गंभीर थी, लेकिन धरामित्र ने इस समस्या का प्रभावी उपाय ढूंढ लिया। अब हरी सब्जियां खानी हो तो उन्हें खरीद नहीं सकते, क्योंकि सब्जियां बहुत महंगी हैं और ये सभी परिवार गरीब हैं। फिर इस पर एक ही उपाय था, घर के आंगन में या फिर घर के आसपास की जगह हो तो चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, उनमें हरी सब्जियां कैसे लगाई जाएं। अब चुनौती यह थी कि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सब्जियां कैसे लगाई जाएं, और इसलिए हमने विशेष तकनीक का उपयोग किया जिसका नाम था परमाकल्चर। एक समय सफेद सोना उगाने वाले यवतमाल जिला के घाटंजी तालुका को आंगनवाटिका परियोजना के लिए चुना गया। यहाँ के गोंड, कोलाम आदिवासी और पिछड़ा वर्ग समाज अपनी परंपरा का जतन करते हुए प्रकृति द्वारा दिए गए वरदान पर गुजारा करते हैं। इस तालुका में धरामित्र संस्था के शाश्वत खेती तकनीक का उचित प्रसार और कार्यान्वयन होने के कारण आंगनवाटिका के प्रचार प्रसार की मुहिम को प्रतिसाद मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं था। इस आंगनवाटिका को लागू करने के लिए नियोजन की आवश्यकता थी। सबसे पहले गुट तैयार करना। गांव में काम करने वाला कोई व्यक्ति, खास तौर पर महिला, जो प्रेरक के रूप में कार्य करे। यह एक शास्त्र है, इसलिए इस शास्त्र को सिखाना मतलब प्रशिक्षण की आवश्यकता। ऐसे 3 प्रकार का काम था जिसके लिए प्रेरक की जरूरत थी, प्रशिक्षण देने की जरूरत थी और उसकी शास्त्रीयता संभालने के लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। इस दल ने गांव-गांव घूमकर महिलाओं की बैठक बुलाई और उन्हें कुपोषण और एनीमिया के संकट से बाहर निकालने के लिए आंगनवाटिका परियोजना की आवश्यकता के प्रति जागरूक किया। गांव में कार्यक्रम शुरू करने से पहले महिलाओं से चर्चा की गई और महिलाओं के प्रश्नों को समझा। मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि पूरे दिन में काम करने के बाद भी महिलाएं अत्यंत उत्साह से मीटिंग में आती थी। मतलब रात में थकी हारी शहरी महिलाएं भी ऐसा नहीं कर सकती। इन सभी महिलाओं को एकत्रित कर धरामित्र की वर्धा स्थित प्रयोगशाला में आंगनवाटिका लगाने संबंधी प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। विठ्ठल नागर धरी हो माझी शेती हाय पंढरी। गांव में प्रशिक्षण देना कठिन है। गांव में बहुत ही अस्त व्यस्तता होती है, वहाँ ध्यान केंद्रित नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम गांव की महिलाओं को यहाँ लाते हैं। पहली बार उन्हें थ्योरी सिखाते हैं। पहले उन्हें ये समझाया जाता है कि इनमें से कौन सी बात महत्वपूर्ण है। फिर दूसरे दिन उनको पूरा काम कराया जाता है, अर्थात जमीन पर वे प्रयोग करते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रशिक्षण के लिए जब क्यारी तैयार की जाती है तब उन्हें बताया जाता है कि सड़कें होनी चाहिए, काम करने के लिए जगह होनी चाहिए, बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। उसके लिए चाबी का आकार देकर जगह तैयार की जाती है जहां वे बैठकर काम कर सकें। फिर उस पर खाद डाली जाती है जो सूक्ष्म जीवी के भोजनों का काम करती हैं। उसमें सूक्ष्म जीवी पनपते हैं और वे पोषक द्रव का निर्माण करते हैं। उसके बाद वहाँ बीज डाले जाते हैं। पहली बार कम ऊंचाई वाले यानी पत्तेदार सब्जियां और उसके बाद उससे ज्यादा ऊंचाई वाली जैसे फल तरकारी लगाई जाती है। फिर उनसे भी ज्यादा ऊंचाई वाले अर्थात भिंडी, तुअर, मकई की फसल लगाई जाती है। 2 ऊंचे पौधों के बीच बेल वर्ग की तरकारी रोपी जाती है। उसके बाद मेड़ के करीब कांटेदार तरकारी लगाई जाती है। रोपाई के बाद उसे ढक दिया जाता है। किसी भी प्रकार का कचरा, गीला या सूखा, झाड़ झांखड़ डालकर उसे ढक दिया जाता है। फसल ढकने के 2 कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण नमी बनाए रखना और दूसरा कारण है सूक्ष्मजीवी अंधकार में तेजी से पनपते हैं। खाद तैयार करने के लिए हमने उनसे छोटे गड्ढे तैयार करने के लिए कहा। उसमें 4 डंडे गाड़े गए जिन पर घर में रखे कपड़े, पुरानी साड़ी या नेटलॉन बांधने के बाद 2 अलग गड्ढे तैयार हो जाते हैं।
एक गड्ढे में कचरा भरते जाएं, उन पर गोबर पानी छिड़कते रहना चाहिए। उसके भर जाने पर दूसरा भरना शुरू कर दें। पूरी तरह भरें। गड्ढे में लगभग 1.5-2 महीने में खाद बन जाती है। इस खाद को हम आंगन वाटिका में डाल सकते हैं। उसके बाद संजीवनी डाली जाती है। अच्छी पैदावार के लिए ये टॉनिक है। 1 किलो गोबर, 1 लीटर गोमूत्र, इसमें थोड़ा 10 ग्राम गुड़ डालें। उतना ही किसी भी दाल का आटा और बाम्बी की मिट्टी डालें। फिर उसे 10 लीटर पानी में पूरा भर दें। 4 दिन में संजीवनी तैयार हो जाती है। फिर इसे महीने में 1 बार आंगन वाटिका में डालना चाहिए। इससे पेड़ तेजी से बढ़ते हैं। बाद में कीट नियंत्रण के लिए उन्हें एक सीधा सरल उपाय सिखाया जाता है, जिसमें नीम के पत्ते गोमूत्र में भिगोकर उन्हें सड़ने देना चाहिए। करीबन 15 दिनों तक सड़ने के बाद उनका अर्क निकालकर 10% अर्क पानी में मिलाकर फसल पर फव्वारा मारना चाहिए। एनीमिया संपूर्ण भारत को त्रस्त करने वाली समस्या है। भारत सरकार के विज्ञान तकनीक विभाग ने और मुंबई के सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट नामक संस्था ने आंगन वाटिका परियोजना को आर्थिक सहायता देने की पूरी जिम्मेदारी ली। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट एंड अलाइड ट्रस्ट की ही एक ट्रस्ट है, जमशेद जी टाटा ट्रस्ट। इनके माध्यम से हमने निश्चय किया कि पोषण इस विषय पर हमें कुछ करना चाहिए। इसके लिए हमने 4 संस्थाओं को चुना। इनमें एक संस्था धरामित्र संस्था भी थी। अब समय था आंगन वाटिका परियोजना को हकीकत बनाने का। इस सभी प्रचार प्रसार मुहिम में सहभागी महिलाओं में घाटन जी के शिरोली गांव की रमा भी बड़े उत्साह से शामिल हुई। वो समझ गई थी कि ये जो कुछ भी चल रहा है, ये सब हमारे परिवार की भलाई के लिए है। उसी रमा की ये कहानी। मेरा नाम रमा महेंद्र मून है। मेरे 3 बच्चे हैं और हम दोनों। तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं और हम दोनों मजदूरी करते हैं। मेरे पति मजदूरी का पैसा घर में नहीं देते। आर्थिक परिस्थिति के कारण यदि 100 रुपए की भी मजदूरी होती है तो वो काम ले लेते हैं। शाम को वो नियम से शराब पीते हैं। शराब की नशे में तो बहुत ही मारपीट वगैरह, बच्चों की ओर ध्यान नहीं, अपने घर की ओर ध्यान नहीं। पर मैं कुछ नहीं कर सकी। तीनों बच्चों को लेकर रात रात भर बाहर भी रही। माता पिता यहीं रहते थे, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं थी। सास ससुर की भी नहीं और बाकी किसी की भी नहीं थी। एक समय भोजन करती थी और फिर काम पर जाती थी, जिससे थकान ज्यादा लगती थी। रमा हमारी बहुत ही कमजोर बहन। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, इसीलिए मैं उसका ज्यादा ध्यान रखती थी। द्वारका ताई हमेशा कहती थी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है क्या? खून की जांच करवा ले। फिर मैं सरकारी अस्पताल में गई। वहाँ खून की जांच की। मेरा खून 6 पॉइंट था। लेकिन मैंने उसे काफी हिम्मत बंधाई और कहा, कुछ नहीं होगा, इस बीमारी से मृत्यु नहीं होती। द्वारका ताई ने मुझे कहा, खाने में तरकारी ज्यादा खाओ। फिर मैंने उसे प्रोत्साहित किया और वो बोली, हाँ दीदी, आप बोलोगी तो मैं जरूर आपका सुनूंगी। फिर ऐसा कर, तू आंगन वाटिका लगाना शुरू कर। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीखे तंत्र का उपयोग कर रमा ने अपने घर के आंगन की 10 बाई 10 वर्ग फुट की जमीन वाटिका के लिए तैयार की। हमारे यहाँ ना पूरा पथरीला भाग है, इसीलिए हमारे यहाँ पानी की कमी है। फिर हमने क्या किया, यहाँ बहुत सारी मिट्टी बाहर से लाकर डाली। बाहर से मिट्टी लाकर प्लाट तैयार किया। सगळ्यांचे काम करीन, भाविकांच्या मेळ्यात दिसला हरी। शेतावरती मजूर जातो त्यांच्या सवे, भाकर भाजी खाऊन राखी गात असे गोडवे। जात पातही कधी न पुसली, मोहित प्रेमावरी, भाविकांच्या मेळ्यात दिसला हरी। रमा की तीव्र इच्छा शक्ति को अंकुर फूटने लगे। जिस शुद्ध भावना से उसने तन मन अर्पित कर आंगन वाटिका लगाई थी, उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा से वो प्रफुल्लित हुई थी।
मेरी आंगनवाड़ी खूब फली फूली है और मैं बहुत खुश हूँ। रमा का ऊसर आंगन हरी फल सब्जियों और अन्य तरकारियों से खूब हरा भरा हो गया था। गरीबी के कारण एक समय के अन्न को तरसता रमा का परिवार अब 2 वक्त पसीना बहाकर पैदा की गई ताजी और विषरहित सब्जियां खाने लगा। एनीमिया के कारण गायब हुई रमा के मुखड़े की लाली फिर लौट आई थी। मेरी सब्जियों का खर्चा बहुत कम हो गया है। जब से पत्ता साग खाना शुरू किया, मुझे चक्कर आने बंद हो गए, मुझे थकान लगनी बंद हो गई और मुझे कमजोरी भी महसूस नहीं होती। इस वजह से मेरा अस्पताल का खर्चा मानो पूरा बंद हो गया है। रमा के जीवन में एक नया सूर्योदय हुआ। जिस शराब की वजह से रमा के पति ने अपने परिवार को राम भरोसे छोड़ दिया था, वो शराब उसने पूरी तरह छोड़ दी। मेरी रमा अब कुछ कर रही है तो मुझे भी सुधरना होगा, ऐसी कसम खाई उन्होंने। अब वे शराब का पैसा भी मुझे लाकर देते हैं। अब हमारा घर संसार बहुत ही अच्छा चल रहा है। इन सभी सब्जियों को बनाते समय उनके पोषक तत्व बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनके बिना अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते। हमने उन्हें सहजन के पत्तों की भाजी और पराठे बनाकर दिखाए। अन्य सब्जियों के भी केवल साग न बनाकर उन्हें रोटी के आटे में डालकर हरी रोटी तथा दाल में डालकर चावल के खिचड़ी में भी मिला सकते हैं। सच में महिलाओं ने अपने भोजन में इन्हें शामिल करना शुरू किया। गर्मियों में हम सब्जियां नहीं उगाते क्योंकि यहाँ पानी की कमी है। सर्दियों में सब्जियां उगाकर उन्हें सुखाकर रख लेते हैं और गर्मियों में खाते हैं। रमा की तरह शामिल हुई अन्य महिलाओं ने भी अपने अपने आंगन में सब्जियां लगाई हैं। द्वारका ताई आई, उन्होंने आंगन वाटिका के बारे में बताया। घर में आंगन वाटिका लगाने के कारण ज्यादा सब्जियां खाई जाती हैं। इससे पहले दवा खाने का खर्चा बहुत था, अब कुछ भी नहीं। वो चाची आई थी, उन्होंने हमें कहा आंगन में सब्जियां उगाओ। जैसा उन्होंने बताया वैसा ही हमने लगाया, कोई भी तकलीफ नहीं होती। इस तरकारी को मैंने अपने घर में उगाया है। अब हम रोज सब्जियां खाते हैं। तब गांव में सब्जियां नहीं मिलती थीं। पिछड़ा गांव है हमारा और सब्जियां बहुत महंगी थी। अब वो पैसा बच जाता है। आंगन वाटिका परियोजना के कारण बड़े पैमाने पर स्वास्थ्यवर्धक सब्जियां उगने लगी। अतिरिक्त सब्जियां कभी जरूरतमंदों को मुफ्त में दी जाती तो कभी बेची जाती हैं। इस जमीन पर मैं करेला, बंद गोभी, पालक, टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च, कोथिमीर उगा लेता हूँ। हम खुद अपने घर में खाते हैं। बची हुई तरकारी हम गांव में बेच देते हैं। आलू, वांगे, कांदे, टमाटे, गोभी, मिर्ची, सांभर। ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट से केवल सेहत में सुधार हुआ है, बल्कि परिवारों को आर्थिक लाभ भी पहुंचा है। इस परियोजना को 2 वर्ष पूरे हो चुके थे। अब समय था ये जांचने का कि धरा मित्र संस्था ने जिस उद्देश्य से आंगन वाटिका परियोजना शुरू की वो सफल हुई या नहीं। 2 वर्ष बाद फिर खून की जांच की गई। हमने पाया कि अधिकांश स्त्रियों में लाल रक्त कणों की संख्या बढ़ गई है, अर्थात 1/3 महिलाओं में एनीमिया पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी स्त्रियों में कम हो गया है, क्योंकि 1-2 वर्ष में एनीमिया नष्ट नहीं होता। इसलिए सब्जियां खाना और अन्य उपाय करना भी जरूरी है। शुरुआत में सभी आंगन वाटिका धारकों को बीज और अन्य जरूरी सामान मुफ्त उपलब्ध कराए गए, लेकिन अब बीजों के रखरखाव और आपूर्ति करने के लिए कुछ महिलाओं की नियुक्ति की गई है। मुझे बीज इकट्ठा करने का शौक था और मैं महिलाओं को बीज देती थी। मैंने कई महिलाओं को बीज बांटे हैं। फिर ज्यादा संख्या में महिलाएं आने लगी तो मैंने पैकेट बनाए और ऐसे बंद थैलियों से बेचने लगी। हम बालू, गोबर, गोमूत्र लगाकर पैकिंग कर बीजों को सुरक्षित रखते हैं। घाटन जी के 9 गाँव के 300 परिवारों से शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट देखते ही देखते तकरीबन 30 गाँव के 2000 परिवारों के द्वारा स्वयं प्रेरणा से यशस्वी रूप से चलाया जा रहा है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में सर दोराब जी टाटा ट्रस्ट का मजबूत सहयोग मिला। सभी सब्जियां गांव में उपलब्ध हैं। उन्हें प्रमुख रूप से भोजन में शामिल किया जाता है और स्थानीय बाजार में भेजा जाता है। ये काम निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट के कारण ही साध्य हो सका है। कोई स्वास्थ्य के लिए,
तो कोई पेट भरने के लिए या कोई रोजी रोटी के लिए अपने अपने आंगन में वाटिका लगा रहा है। इतना ही नहीं, अब तो गांव की पाठशालाओं में भी आंगन वाटिका लगाई जा रही है। स्कूल के पोषक आहार में पौष्टिक और विषरहित सब्जियों का समावेश किया जा रहा है, जिससे भावी पीढ़ी सुदृढ़ तो होगी ही, साथ ही में स्वास्थ्य दक्ष भी होगी। यदि ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस कार्यक्रम से मैं बेहद संतुष्ट हूँ। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम 1800 से 1900 परिवारों तक पहुँच सके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी सराहना हुई है। दी हिंदू नामक राष्ट्रीय दैनिक में इस प्रोजेक्ट की कहानी छपी थी। साथ ही डाउन टू अर्थ नामक अत्यंत महत्वपूर्ण मैगजीन ने भी इस पर कवर स्टोरी छापी है। मेरा ऐसा विचार है कि देश के अन्य भागों में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं तक अपना अनुभव पहुंचाया जाए। अंत में मैं यह बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को सरकारी गतिविधियों के मार्फत चलाया जाए। इस बारे में मेरी संस्था हमेशा प्रयत्न करती रहेगी।